हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेजीएम इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूँ सिमरन शेखर और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी के क्लास 6 सिविक्स का सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लासेस हमने उसमें पढ़ा है अभी है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑन इक्वालिटी, समानता की ओर, ये जो चैप्टर है इसमें हमने अभी तक कुछ जो पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि कैसे गरीबी अमीरी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर लोगों के साथ अनइक्वालिटी होता रहा है। उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे लेकिन दलित राइटर थे, दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। दलित एक ऐसा वर्ड है जो, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट वाले लोगों ने दूसरे जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने उनको ये वर्ड दिया, नहीं। ये वर्ड वो खुद अपने लिए यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे उनके साथ असमानता, इनइक्वालिटी हुई है और अभी भी उन्हें दबाया कुचला जा रहा है। दलित वर्ड का शाब्दिक अर्थ जो है यही होता है कि दबाया कुचला हुआ, तो इसलिए ये वर्ड जो है वो खुद अपने लिए यूज़ किया करते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कैसे इनइक्वालिटी, असमानता हुआ, जब वो छोटे थे तो उनसे पूरे स्कूल की साफ सफाई प्रधानाध्यापक जो इस स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने करवाई थी, जस्ट बिकॉज वो किसी छोटे कास्ट से, दलित वर्ग से वो बिलोंग करते थे। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, हालांकि उस समय काफ़ी छोटे थे, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो बुक रिटन है, उन्होंने जो लिखा है जूठन, उसमें उन्होंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और स्कूल में किसी ने भी इस बात के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जब एक दिन उनके पिता ने, उनके फादर ने उनको देखा कि उनके बच्चे से ऐसे साफ सफाई करवाई जा रही है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ कि इसमें इस स्कूल में और भी इसके तरह के स्टूडेंट्स आएंगे जो हमारे कास्ट से, हमारे वर्ग से बिलोंग करेंगे, और ये एक दिन होगा ज़रूर, राइट। और उसके बाद दूसरी स्टोरी हमने देखी थी मिस्टर मिसेस अंसारी की, कि कैसे उनके साथ उनको कोई भी रेंट पे घर देने के लिए तैयार नहीं था, जस्ट बिकॉज वो किसी दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे। और बहाना ये बनाया गया कि हम नॉन वेजिटेरियन लोगों को नहीं देते हैं। तो इसमें जो भी गाइड था जो उनको वो सारे घर दिखा रहा था, उसने क्या बोला कि एक काम कीजिए, आप अपना नाम जो है वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से हटाकर मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ सबको। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हालांकि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छे वेल सेटल्ड थे, लेकिन फिर भी उनको उनके साथ ही असमानता व्यवहार हुआ क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो ये दोनों स्टोरी हमने देखी थी। इससे उनके आत्मसम्मान को भी काफ़ी ठेस पहुंचती है अगर आप किसी के साथ इनइक्वालिटी करते हो, असमानता जैसा व्यवहार करते हो, तो इससे उनके मानसिक तौर पे भी उनको टॉर्चर करने जैसा हो जाता है। मैं पिछले 2-3 क्लासेस में भी मैंने बोला है और आज भी बोल रही हूँ, जो पीके मूवी का जो डायलॉग है कि ये रॉन्ग नंबर है, राइट राइट नहीं सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से कोई भी बिलोंग करते हैं, तो इसमें अगर आप किसी अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो इसमें आपका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपकी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करके आप उस कास्ट में जन्म लिया है, या फिर कोई बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है तो ऐसा नहीं है कि उस एग्ज़ाम में उसको कम नंबर आ गए थे इसलिए वो उस कास्ट से बिलोंग करता है। ऐसी बात नहीं है। ये भगवान ने नहीं बनाकर भेजा, ये बन गया है धरती पर, राइट। तो इस चीज़ को लेकर हालांकि काफ़ी सारे कानून, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कानून वगैरह भी बने हैं जिसकी वजह से अगर आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते हो तो आपको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन ये कहाँ तक हो रहा है, होता तो है अगर आप कोई केस कर रहे हो तो, लेकिन इसमें पढ़ता ही नहीं है कोई इतना ज़्यादा वो नहीं सोचता है कि कौन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएगा। अभी भी है ये मेंटालिटी जो है, जो रूढ़िवादी सोच जो विकसित हो गई है लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे करके ही जाएगी। अगर आप समाज में बदलाव देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव लाना होगा। तो ये धीरे धीरे करके ये मानसिकता जो है वो ख़त्म होगी
और ये कहाँ तक संभव है, कैसे ख़त्म होगी नहीं होगी, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। आप और हम ये कर सकते हैं कि अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करें और इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करें। ठीक है, चलो। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। सैवरेज मूवमेंट के बारे में भी हमने देखा था, जो राइट टू वोट है उस मूवमेंट के बारे में जो यूएसए के लोगों ने किया था, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो दूसरी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश जो है। कई बार एक सवाल आता है मन में कि जो इश्यूज़ हैं क्या ये सिर्फ हमारे इंडिया में है या बाहर कंट्रीज़ में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो चलो देखते हैं इसको। You are probably wondering whether India is the only democratic country and where there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. कई बार आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा कि क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर आज भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज भी आप देखते होंगे कि इंडिया में, हमारे भारत में कई ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी बताते हैं कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, समानता हो रहा है। तो क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा है या अदर कंट्रीज जो हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें भी ऐसा कुछ होता है। द ट्रुथ इज दैट, सच्चाई क्या है, इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे कंट्रीज हैं हमारे विश्व में, देश में, विश्व में, द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। ये जो समानता वाला जो इशू है कि सबको समान मानना चाहिए, ये वाला जो इशू है, सब समान है नहीं है, ये अभी भी की इशूज है, मेन मुद्दा बना हुआ है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर पे, द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. अफ्रीकन अमेरिकन है, अफ्रीका से स्लेव के रूप में, दासों के रूप में उनको अफ्रीका से लाया गया था अमेरिका में, उनके एंसेस्टर्स को, राइट। तो उन्हें वो लोग बताते हैं कि उनके साथ अभी भी समान व्यवहार नहीं किया जाता है, मतलब उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता है। वो अभी भी ऐसा ही बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर को, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीका से कुछ लोगों को, अभी जो अफ्रीकन्स हैं उनके एंसेस्टर जो थे, पूर्वजों को स्लेव के रूप में, दासों के रूप में अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था। तो वो बताते हैं कि आज भी उनके साथ इक्वल व्यवहार नहीं होता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मोमेंट इन द लेट 1950 के लास्ट समय में टू पुश फॉर, एक मोमेंट हुआ था फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स के इक्वल राइट के लिए एक मोमेंट हुआ था। प्रायर टू दिस, उसके पहले तक अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली इक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो क्या हुआ कि 1950 के समय तक, लेट 1950 में एक मोमेंट हुआ था, उस टाइम तक, उसके पहले तक सॉरी, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको एक्सट्रीमली अनइक्वल, बहुत ही असमानता के रूप में देखा का व्यवहार किया जाता था उनके साथ, उनको बिल्कुल भी इक्वल नहीं समझा जाता था यूनाइटेड स्टेट में, एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, उनके साथ इक्वालिटी का व्यवहार नहीं होता था। यहाँ पर थे हम, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता था 1950 में जो मोमेंट हुआ, उसके पहले तक क्या होता था, व्हेन ट्रैवलिंग बाई बस, अगर बस से ट्रैवल करना है, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit, ठीक है। तो वो उनको क्या होता था कि अगर उनको बस से ट्रैवल करना है तो या तो उन्हें सबसे पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, ठीक है, या तो उन्हें सबसे पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, या फिर अगर वो सीट पर बैठे भी हैं, आगे की सीट पर बैठ भी गए तो भी अगर कोई वाइट पर्सन अराइव हो किया, यानी कि जो ओरिजिनली अमेरिका के पर्सन है, वो लोग आते थे, तो उनको, वो लोग अगर बैठना चाहें तो उनको उसकी सीट से उठना पड़ता था, ठीक है।
तो ये होता था उनके साथ, ये इस तरह का इनइक्वालिटी होता था। रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोज़ा पार्क ने का यहाँ पे बात किया गया है। रोज़ा पार्क एक वुमेन थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है। अफ्रीका से उनके उसके भी एंसेस्टर को अफ्रीका से लाया गया था, वो ओरिजिनली अमेरिका की नहीं थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, दिन भर की थकी हुई एट वर्क काम से, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। उसने अपनी सीट को एक वाइट पर्सन को देने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। हर जगह जब भी आंदोलन हुआ है तो आप देखोगे सबसे पहले किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है ना। तो रोज़ा पार्क ही एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिसने अपनी सीट को किसी वाइट पर्सन को, किसी अमेरिकन को देने से मना कर दिया था क्योंकि वो थकी हुई थी, राइट। उसने बोला कि भाई मुझे क्यों अपनी सीट देनी चाहिए, वाई शुड आई गिव माई सीट टू यू, राइट। मैं भी तो थकी हुई हूँ, मुझे भी बैठना है। तो उसने अपनी सीट को देने से मना कर दिया था। और ये कब की बात है? ये बात है 1955 की, ओके। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। उसने जो रिफ्यूज़ किया उसके बाद से ही अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो अनइक्वल व्यवहार होता रहा है उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। इसको क्या नाम दिया गया? सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, सिविल राइट एक्ट आया फिर 1964 में। सोचो 1955 में रोज़ा पार्क ने अपनी सीट देने से मना की थी, किया था। उसके बाद इतने सालों तक स्ट्रगल किया लोगों ने, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने स्ट्रगल किया, तब जाके 1964 में आया ये लॉ, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। जिसमें ये मना किया गया कि आप किसी के भी लिंग, जाति, धर्म या वो कहाँ से उनका ओरिजिनली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। It also stated that all school would be open to African American children and they would no longer have to attend separate school specially set up for them. उन्होंने उसमें और भी क्या कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे हैं उनको भी, उनके लिए भी सारे स्कूल्स ओपन रहेंगे। सारे जिस स्कूल में भी वो पढ़ना चाहे उस स्कूल में वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए पहले, इससे पहले क्या हुआ करता था कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए खास अलग स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें उनको पढ़ाया जाता था, जिसमें वो पढ़ते थे। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि सारे स्कूल, जितने भी अमेरिका के स्कूल थे, वो सारे इनके लिए खोल दिए गए कि आप किसी भी स्कूल में चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। However, despite this, इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स continue to be among the poorest in the country. अभी भी उसके अलावा भी क्या, इसके बावजूद बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं जो सबसे गरीब लोगों में से एक हैं अमेरिका के। Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teacher. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ उसी स्कूल में भेज सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, प्राइवेट स्कूल है उसमें फ़ीस ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अभी भी उन गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं, जो कि जिसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो दूसरे स्कूलों से काफ़ी कम है, ना के बराबर है, और जो टीचर हैं वो भी पुअरली क्वालिफाइड हैं, अच्छे से बहुत पढ़े लिखे उसमें टीचर्स भी नहीं हैं, टू क्वालिफाइड एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो इधर जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वाइट चिल्ड्रन, और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, या फिर उन एरिया में जाते हैं। ये जो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अमेरिकन जो बच्चे हैं वहाँ के, उनके कंपैरिजन में जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उन लोगों को, वो लोग सिर्फ उसी स्कूल में जाना अफोर्ड कर पाते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अमेरिकन जो वाइट पीपल के बच्चे हैं वो जिस स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो अभी भी बहुत
पोरेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी, और वो सिर्फ उन्हीं स्कूल में जाना अफोर्ड कर सकते हैं जो कि जहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, पोरली क्वालिफाइड टीचर हैं, जहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, तो वो सिर्फ उसी स्कूल में जाना अफोर्ड कर पाते हैं। ओके, एग्जैक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या कुछ है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, समझाने की। समझ रहे हो आप कि किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, कहाँ के वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उन सब के आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। मेन मुद्दा यही है आर्टिकल 15 का। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ, ये समझ में आया ना आप लोगों को कि वही चीज़ है, सेम चीज़ें हैं कि कोई भी स्टेट भी जो है वो किसी को भी इस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि वो किस जाति, धर्म से बिलोंग करते हैं, वो ओरिजिनली कहाँ से है वो, राइट। इन सब चीज़ों के आधार पर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैल ऑन grounds only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurants, hotels and place of public entertainment or the use of wells, tank, bathing guards, roads and places of public resort maintained only or partly out of a state fund or dedicated to use of general public। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते हो। कोई भी पब्लिक प्लेस है, मूवीज़ वगैरह में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से आप रोक नहीं सकते इस ग्राउंड पर कि वो पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, वो ओरिजिनली कहाँ का है, उसका बर्थ कहाँ का हुआ है। इन सब चीज़ों के आधार पर आप किसी को भी कहीं पे भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से मना नहीं कर सकते। या फिर जो हमने पहले देखा था कि लोगों को टेम्पल्स में जाना अलाउ नहीं था, सेम वेल से, सेम कुएं से पानी पीना अलाउ नहीं था। तो सॉरी, तो इन चीज़ों को के लिए भी आप किसी को मना नहीं कर सकते हो इस ग्राउंड पर कि वो किस जाति, धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के, देख लो। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कह सकता कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। हमेशा आप अब भारत में ही देख लो ना, कुछ कम्युनिटी ऐसे आपको अभी भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि उनके साथ सेम व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो ऐसी चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, राइट। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स, हमेशा कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे मैं बता रही हूँ, ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। ठीक है, हमेशा डेमोक्रेसी के जो आइडिया को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात होती है कि और क्या क्या आइडियाज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी जो है होनी चाहिए, समानता और अधिक से अधिक कैसे किया जा सकते हैं, इस पर हमेशा नए नए विचार जो है, नए नए थॉट्स जो है वो आते ही रहते हैं। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन आर इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन। उसका सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि सारे पर्सन्स जो हैं वो इक्वल हैं और उनकी डिग्निटी को, उनके आत्मसम्मान को कैसे और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए। इस आइडिया पर हमेशा से ही नए नए विचार जो है वो आते रहे, नए नए थॉट्स डेवलप होते रहते हैं। तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट, एंड आई होप कि आप सब सुरक्षित हो, अपने घर में हो, मास्क का प्रयोग कर रहे हो
जो भी गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, उसको भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। नहीं करो तो बिल्कुल फॉलो करो, क्योंकि ये ज़िंदगी की ऐसी रेस है जिसमें रुकने वाला ही जीतेगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अच्छी आदत है ये, मास्क लगाना, कहीं बाहर जा रहे हो तो पॉल्यूशन से भी बचे रहते हो आप और सुरक्षित रहते हो, वो तो बात है ही। तो मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए, और हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाओ आप लोग। वैक्सीनेशन इज़ द की, आपको ज़रूर वैक्सीनेशन करवानी है। बूस्टर डोज अब देखो कब तक आ रहा है बूस्टर डोज, क्योंकि अभी जितने भी लोग ने सबसे पहले ही जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया था, तो उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं अब थोड़ी कमज़ोर हो रही होगी। तो उसके लिए बूस्टर डोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बूस्टर डोज जब भी आए, तब जब आएगा तब आएगा, लेकिन पहले अभी क्या ज़रूरी है कि आप अभी अपना ख्याल रखो, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखो। आप लोग कहीं भी निकलो तो मास्क लगा कर निकलो, सैनिटाइज करो अपने हाथ को, एंड 2 गज की दूरी है ज़रूरी, वो मेंटेन करो। जितने भी गाइडलाइंस है कोरोना के आप लोग ज़रूर फॉलो करो उसको। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।